नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको 9 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हमारी क्लास 10वीं रहेगी और इस 10वीं क्लास में, इस 10th क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सभी के सभी महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी उनके आंदोलन थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके किसी भी वनडे एग्जाम में महात्मा गांधी के आंदोलन में से किसी न किसी तरह से अजीब अजीब क्वेश्चनों को घुमा के पूछ लेते हैं। तो उस टाइम अगर आपका ये क्वेश्चन गलत ना हुआ, आप सही करके आए, तो हमें बड़ी बड़ी खुशी होगी कि भाई आप हमारी वीडियो लगाकर और पेपर अच्छे से देकर आए हैं। अगर आपके पेपर में वो क्वेश्चन आया तो अच्छे से करके आए, आप उसको ठीक करके आए हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन हमारा टॉपिक रहेगा। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है महात्मा गांधी के जन्म से। महात्मा गांधी का जन्म, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? और ये पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम पूछ लेते हैं तो करमचंद गांधी। उनको पूरा नाम जो महात्मा गांधी का था, करमचंद गांधी के नाम से ही ऐसे बोला जाता था उनको, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का जो नाम है वो, उनका नाम जो होता था वो पुतलीबाई होता था और उनके बचपन का नाम होता था मोहनदास। तो उनका जो पूरा नाम होता था मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से उनको पुकारा जाता था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम पूछ ले तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई और वो उन्हें प्यार से बाप बोल देते थे। जैसे हम महात्मा गांधी को प्यार से बापू बोल देते हैं, ऐसे ही ये कस्तूरबा गांधी को क्या बोल देते थे? बा बोल देते थे। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अफ्रीका चले गए थे अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने। दोस्तों, होता क्या है, आपको ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, कौन सा है? महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन पूछ लिया जाता है। तो प्रथम आंदोलन, अगर महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम आंदोलन पूछे तो 1906 में सत्याग्रह नामक आंदोलन हुआ था, जो कि अफ्रीका में हुआ था। इसी क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का भारत में कौन सा प्रथम आंदोलन कहलाता है? तो वो आपका दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहलाएगा, जो कि भारत में आपका जो भारत में पहला आंदोलन रहेगा महात्मा गांधी का। तो दोस्तों, अगर आपसे इनके जीवन का या ओनली ऐसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो 1906 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ करता था महात्मा गांधी का। और ये सत्याग्रह जो आंदोलन है वो किसकी वजह से हुआ था दोस्तों? जो ये सत्याग्रह आंदोलन है, जो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति होता है वो बड़े ही परेशान होता है, तो वो अफ्रीका का होता है, तो अफ्रीका में चले जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी 1893 में किसकी सहायता करने के लिए? अब्दुल्ला नामक व्यक्ति की। और उनकी मदद करने के लिए ही 1906 में ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को भारत में वापसी हुई गांधी जी की। याद रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका में, यानी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के बाद अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी हुई थी गांधी जी की। और 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं इसी खुशी में, क्योंकि गांधी जी की भारत में वापसी हुई थी। जब महात्मा गांधी वापस लौटे तब 1914 और से लेकर जो 18 तक का प्रथम विश्व युद्ध है वो चल रहा था, जब इनकी भारत में वापसी हुई। तथा भारत आते ही महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सेना में लोगों को भर्ती किया, जिससे कि इन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने गांधी के इस काम से खुश होकर इन्हें 1915 में एक उपाधि दे दी थी, जिसको हम केसर-ए-हिंद की उपाधि के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा सेना जो है भारतीयों की प्रथम विश्व युद्ध में ऐड करवाई थी।
आप कह सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सेना है बढ़ चढ़कर भाग लिया था, किनके कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर, क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी का क्रेज बहुत ज़्यादा था और वो जो जनता हुआ करती थी वो महात्मा गांधी की बात मान लिया करती थी, जो भारतीय जनता होती थी। तो भारतीय जनता के जो लोग वही करते थे जैसा कि महात्मा गांधी कहते थे, उनके कहने पर ही इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया था। जबकि हरियाणा से संबंधित एक व्यक्ति होते हैं पंडित नेकीराम शर्मा, वो ये जानते थे कि भाई एक बारी अगर कोई युद्ध में चला गया तो वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि युद्ध में जाने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को कुर्बान करना। युद्ध में जाने का मतलब यह है कि आप अपने आप को निछावर करने जा रहे हैं देश के प्रति, लेकिन वो देश किसके लिए, अंग्रेजों की तरफ से ही गए थे, वो भारतीय अपनी तरफ से तो गए नहीं थे। इसलिए जो पंडित नेकीराम शर्मा का कहना था कि भाई तुम युद्ध में मत जाओ, वो इनको रोक रहे थे कि भाई तुम युद्ध में मत जाओ, क्योंकि तुम युद्ध में जा तो रहे हो लेकिन जिंदा लौटकर शायद ना आ पाओ। तो ये एक जान निछावर करने वाला तरीका ही है। तो दोस्तों सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया, महात्मा गांधी को, क्योंकि पहले जो या प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने गांधी को खुश होकर क्या दे दी थी, केसर हिंद की उपाधि 1915 में। लेकिन गांधी जी को ये उपाधि क्यों मिली थी, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में भर्ती किया था। तो हरियाणा के व्यक्ति, जैसा कि मैं बता चुका आपको, पंडित नेकीराम शर्मा व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने इस का विरोध किया था कि जैसे कि गांधी भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में जाने के लिए उनको भेज रहे थे कि भी तुम प्रथम विश्व युद्ध में चले जाओ, लेकिन पंडित नेकीराम इसका अपोजिट चाहते थे, कि वो चाहते थे कि भाई कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति प्रथम विश्व युद्ध में ना जाए, तो इसका बहिष्कार कर रहे थे। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म पूछ लेते हैं। तो 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था, भिवानी में इनका जन्म हुआ था। भिवानी से संबंध रखते हैं, अगर आपसे पूछ ले तो आप डायरेक्ट आंसर को क्लिक करिए ना। अब आता है दोस्तों वो दूसरा क्वेश्चन, जो सा मैं आपको पहले बता चुका कि अगर महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन पूछ ले, तो प्रथम आंदोलन पूछ ले तो खाली सत्याग्रह रहेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा है, तो वो रहेगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में बिहार के जिले चंपारण गांव में हुआ था। बिहार का क्षेत्र पड़ता है चंपारण, वहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह का जो आंदोलन है शुरू करने का क्या कारण रहा, क्योंकि चंपारण जो बिहार जिले का चंपारण गांव पड़ता है, वहाँ पे एक नील खेती को लेकर एक प्रथा चलती आ रही थी कि भाई कोई भी भूमि का 3/20 का जो भाग है वो अंग्रेजों का बोना पड़ेगा, नील खेती का बोना पड़ेगा, जिसको 3 कठिया प्रथा भी बोला जाता था। दोस्तों नील की खेती बोने का मतलब जिस भी भूमि की जिस जगह पर नील खेती की जाएगी वो भूमि बंजर हो जाएगी, उस पर आगे जाकर आप कुछ नहीं बो सकते। तो इसलिए नील खेती को बोना मतलब भूमि को नष्ट करना। इसलिए लोग परेशान थे कि 3/20 भाग पर अंग्रेज़ों की नील खेती करनी पड़ती थी, और इस नील खेती को करने की वजह से उनकी भूमि भी नष्ट होती थी, और जिससे वो परेशान हो गए थे और वो इस चीज़ को बंद करना चाहते थे। इसलिए वहाँ पर एक राजकुमार व्यक्ति हुआ करते थे, राजकुमार शुक्ला नाम था उनका पूरा। तो राजकुमार शुक्ला ने आवाज़ उठाते हुए महात्मा गांधी को बुलाया, क्योंकि उनको यही पता था कि महात्मा गांधी ही इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी बहुत चर्चित व्यक्ति हुआ करते थे और अंग्रेज जो है इन्हीं की सुना करते थे। तो अंग्रेज़ों से जाकर बात करने का काम सिर्फ महात्मा गांधी ही कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को इन्होंने उपाधि भी दी हुई है केसर हिंद की, तो इसकी कोई ना कोई बात तो सुनेंगे ज़रूर। इसलिए राजकुमार शुक्ला ने इसी उम्मीद पे महात्मा गांधी को बुलाया और उसको सारी परेशानी बताई कि बिहार के चंपारण गांव में ऐसे ऐसे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, तो आप यहाँ पर आए और इनकी मदद करें। तो तब जाकर महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह अपना भारत का पहला आंदोलन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये लाइन जो रहेगी यही रहेगी कि बिहार का क्षेत्र चंपारण जिसमें नील खेती की जाती थी और किसान उस खेती का 3/20 भाग अंग्रेजों का बोते थे, जिसको 3 कठिया प्रथा भी बोल दिया जाता था। जिससे परेशान होकर गांव के राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बुलाया था, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन हुआ करता था ये चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों जिस व्यक्ति का भारत में पहला आंदोलन आ जाए और वो आंदोलन सफल भी हो जाए, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उस व्यक्ति की छवि क्या बन जाएगी जनता के सामने। तो भारतीयों के सामने महात्मा गांधी की छवि इतनी ज़्यादा अच्छी बन चुकी थी, क्योंकि इसने
भारत में पहली बार आते ही पहला ही आंदोलन चलाया और पहले आंदोलन में ही इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। तो इनकी जो छवि है वो भारतीय जनता के सामने बहुत अच्छी बन चुकी थी। तो महात्मा गांधी का जो ये प्रथम आंदोलन है ये सफल रहा, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से चलाया था इन्होंने। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी थी। इससे पहले इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था ना, तो इसलिए महात्मा गांधी इसलिए क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें उपाधि दे दी थी महात्मा की। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, गांधी जी है वो किसी का मतलब शान नहीं लिया करते थे। तो इन्होंने जैसे ही महात्मा की उपाधि ली रविंद्रनाथ टैगोर से, तो इन्होंने बदले में रविंद्रनाथ जी को गुरुदेव की जो है वो उपाधि दे दी थी, जिसका जिक्र आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद इन्हें महात्मा गांधी कहा जाने लगा। इससे पहले इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था। तो तथा रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दे दी थी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका कि जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी कि महात्मा गांधी पुकारा जाने लगा इन्हें, तो महात्मा गांधी ने किसी का शान ना लेकर इन्हें वापस गुरुदेव की उपाधि दे दी। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो याद रखना महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद 1918 में दो आंदोलन एक साथ आए थे। पहला रहा था खेड़ा आंदोलन, दूसरा आया था अहमदाबाद आंदोलन। ये खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन जो है ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका है किसमें, वनडे एग्जाम में। तो याद रखना, आपसे अगर ये पूछ ले कि खेड़ा आंदोलन कब आया था, तो 1918 में। किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने दूसरा अन्य आंदोलन कौन सा चलाया था 1918 में ही, अहमदाबाद आंदोलन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1918 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन किसानों से संबंधित आंदोलन कौन सा होता था, तो खेड़ा आंदोलन किसानों से संबंधित होता था। और मिल मजदूरों से संबंधित कौन सा आंदोलन होता था, तो अहमदाबाद। अंग्रेजों ने मिल मजदूरों से एक वादा किया था कि हम तुम्हारे मतलब जो बोनस है या जो तुम्हारी सैलरी का है वो कुछ हिस्सा बढ़ा देंगे, लेकिन इस बात को टाल दिया था अंग्रेजों ने। मतलब उनको बोनस वगैरह जो उन्होंने इससे वादा किया था मिल मजदूरों से, तो वो पूरा नहीं किया था, जिससे परेशान होकर मिल मजदूरों ने गांधी से मिलकर और एक अहमदाबाद आंदोलन चलवा लिया था, जिससे कि मदद की थी महात्मा गांधी जी ने। और कहा जाता है दोस्तों इस आंदोलन पर ये भूख हड़ताल पर भी रहे थे। तो अंग्रेजों द्वारा मिल मजदूरों को बोनस ना देने पर महात्मा गांधी जी ने मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद आंदोलन करवाया और ये स्वयं भूख हड़ताल पर बैठे। ये दोनों आंदोलन सफल रहे। तो दोस्तों ये पहला आंदोलन था महात्मा गांधी जी का जिसमें वो भूख हड़ताल पर रहे थे। ये भी याद रखना दोस्तों, काम की बात रहेगी। पहला रोलेट एक्ट आया था 1919 में। आपसे ये भी पूछ लेता है कि प्रथम रोलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया, जो कि इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्योंकि जो आपको ये बात भी याद रखनी होगी दोस्तों, जो काला कानून है वो किसे कहते थे। काला कानून एक ऐसी टेक्निक हुआ करती थी, एक ऐसा कानून हुआ करता था जो शक के आधार पर, जिस पे भी अंग्रेजों ने शक किया उसको डायरेक्ट उठा लेते थे, और जिसको उठा लिया जाता था ना तो उसकी अपील सुनी जाती थी, ना ही वो कोई वकील कर सकता था और ना ही कोई दलील पेश कर सकता था। इसलिए उसको कारावास में भेज दिया जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा कानून माना जाता था, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा जाता था। तो इसलिए काला कानून में शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, जिसके लिए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसमें ना अपील है, ना वकील है, ना दलील, इन तीनों में से कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी उठाने वाले को। इस एक्ट के चलते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो हत्याकांड है वो हुआ था। ये जलियांवाला हत्याकांड जैसे कि आपने NCERT किताबों में भी पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल 1919 में घटना घटी थी जलियांवाला हत्याकांड की। जली नामक व्यक्ति की संपत्ति होने के कारण इस जो कांड का नाम है वो जलियांवाला हत्याकांड रखा गया। और ये जो हत्याकांड हुआ था ये एक बाग में हुआ था, और जो ये बाग है ये बाग एक संपत्ति हुआ करती थी किसी जली नामक व्यक्ति की। तो जली नामक व्यक्ति की संपत्ति पर
एक बाग था और इस बाग में ये हत्याकांड हुआ, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। उसके बाद दोस्तों 1919 में खिलाफत आंदोलन आता है। खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों आपने याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन कब आया। 1919 में खिलाफत आंदोलन आता है, मुसलमानों ने चलाया था। लेकिन दोस्तों उस वक्त मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे महात्मा गांधी है वो बड़े चर्चित व्यक्ति हुआ करते थे, क्योंकि ये जौन सा भी आंदोलन चलाते वो सक्सेसफुल रहता, उसमें सफल हो जाते थे। तो ये जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, ये चलाया तो था दो मुस्लिम भाइयों ने, जिसका नाम था लियाकत अली और शौकत अली। लेकिन ये आंदोलन चला नहीं। ये आंदोलन में मतलब वो बात नहीं है जो महात्मा गांधी के आंदोलन चलाए वाले में होती थी। तो लियाकत अली शौकत अली ने चलाया था। मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था तथा बाद में अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के टर्की खलीफा को अपमान करने पर मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया था। मतलब जो मुसलमान थे उनके साथ दगा किया था कि इन्होंने, अंग्रेजों ने उनसे जो बात बोली थी आगे जाकर पूरी नहीं की, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन चलाया जो कि लियाकत अली और शौकत अली द्वारा चलाया गया था। तथा फिर बाद में मुसलमानों ने जब देखा कि हमारा आंदोलन जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा, इसमें दम नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस आंदोलन का जो अध्यक्ष है वो महात्मा गांधी जी को बना दिया जाए। क्योंकि महात्मा गांधी जी जौन से भी आंदोलन लड़ते थे वो कभी भी असफल नहीं हुआ करता था, तो सफल जाता था जो उनका जौन सा भी आंदोलन होता था। तो इन दोनों मुसलमानों ने क्या सोचा, महात्मा गांधी को बुलाया और खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया, क्योंकि उनके बिना ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता। तो दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया कलकत्ता के अधिवेशन में। जैसा कि हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वीडियो है उसमें भी ये बात पढ़ी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया जो कि कलकत्ता के अधिवेशन में लाया गया था। इस आंदोलन की पुष्टि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी तथा इस आंदोलन को पास नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं कि असहयोग आंदोलन कब लाया गया, 1920 में, किस अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन को पुष्टि किसने दी गई, किसकी अध्यक्षता में मिली, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। और किस आंदोलन में, नागपुर अधिवेशन आंदोलन में। उसके बाद दोस्तों इस आंदोलन की जो रूपरेखा है उसके रूपरेखा किसने की थी, गांधी जी ने तैयार की थी उसकी रूपरेखा। और असहयोग आंदोलन एग्जैक्ट 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था तथा इसी दिन बाल गंगाधर तिलक और की मृत्यु हो गई थी, जो कि गरम दल के नेता हुआ करते थे। लेकिन जो कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक इतने चर्चित व्यक्ति थे, इतने फेमस व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु का इतना ज़्यादा सदमा पड़ा था कि हर व्यक्ति जो है मायूस हो गया था उनकी मृत्यु से, कि एक और आंदोलन शुरू भी करना है और दूसरी ओर इतनी बुरी घटना घटी है कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो मर जाते हैं। तो पूना में होम रूल लीग आंदोलन, जो एक पूना में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना पूछ लेता है किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था। वो अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पूना में होम रूल लीग आंदोलन है वो किसने चलाया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था। जैसे ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है ना दोस्तों, तो उसके नाम से एक दान पेटी टांग दी जाती है, जिसको आप आज वर्तमान में दान पेटी बोल देते हो। तो उसमें धीरे धीरे जितने भी बंदों ने उसमें कुछ ना कुछ अपनी सहमति से जो भी है उसमें दान डाला, तो जब देखा कि उसके अंदर कितना दान इकट्ठा हुआ तो लगभग 1 करोड़ चंदा इकट्ठा हो गया था। दोस्तों 1 करोड़ की वैल्यू आज के समय में आप भी जानते हो कितनी है, लेकिन ये तो आपको पता है किस समय की बात है। ये 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब 19 का कार्यकाल था। 1900 से लेके 2000 के बीच का जो समय काल था, उस समय काल में 1 करोड़ की वैल्यू आप आइडिया लगा सकते हो कितनी होगी। तो दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी जी ने उनके नाम पर एक तिलक कोष बनवाया, जिसमें देखते ही देखते 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो गया था। उसके बाद दोस्तों 1931 में भारत आया था प्रिंस ऑफ वेल्स। और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया, तो 1921 में आया। इसे भारतीयों ने काले झंडे दिखाकर वापस भेज दिया था। याद रखना दोस्तों ये बात भी। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक घटना घटी। इस घटना में 7 बच्चों ने रैली शुरू की थी और तथा बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिससे कि अंग्रेजों ने डरकर हवाई फायरिंग की और उस हवाई फायरिंग के चक्कर में 2 बच्चे मारे गए और जिससे कि भीड़ भड़क गई। उन्हें लगा कि भाई इन पे फायरिंग हुई है और 2 बच्चे मारे भी गए।
तो भीड़ भड़क गई और इस भीड़ से डरकर अंग्रेजी सिपाहियों ने खुद को थाने में कैद कर लिया। और थाने में खुद को कैद करने के बाद जब लोगों ने सोचा कि हम अंग्रेज़ों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि भड़की हुई भीड़ एक आग की तरह होती है, और जिन अंग्रेज़ों ने उनकी जो रैली है उसके 2 बच्चे मार दिए हों तो वो भीड़ कैसी होगी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो उन्होंने उस थाने को भी आग लगा दी थी जिस थाने में वो सिपाही छुपे होते थे। तो अंदर बंद कर लिया और फिर भारतीयों ने उस थाने में आग लगा दी थी, और उस आग में लगभग 21 अंग्रेजी सिपाही जलकर मर गए थे। और इस आंदोलन में हिंसा हो गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना ये था कि मैं वो आंदोलन लड़ूंगा जिसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी। तो ये वो वाला आंदोलन था दोस्तों जिसमें हिंसा का यूज़ किया गया था, मतलब दंगे होने लगे थे। हिंसा का मतलब ये होता है, उसमें दंगे शुरू हो गए थे। तो हिंसा होने के कारण अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को भला बुरा कहा, और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन, जिसको आप असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हो, वो आंदोलन वापस लेना पड़ गया था महात्मा गांधी को। ये आंदोलन असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। किस लिए? सिर्फ इसी घटना की वजह से ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक ही बात बोली थी अंग्रेज़ों को कि मैं जो भी आंदोलन लड़ूंगा मैं सिर्फ अपने उसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी। लेकिन इस आंदोलन में हिंसा हो गई थी और अंग्रेज़ों को बोलने का मौका मिल गया था कि तुम हिंसा कर रहे हो तो हम तुम्हारा ये आंदोलन चलने नहीं देंगे। तो इसलिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस लेना पड़ गया था, तथा अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया था इस घटना के बाद। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा 1922 में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। और स्वराज्य पार्टी का गठन जो है वो किसने मिलकर किया? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास नामक व्यक्ति हुआ करते थे। ये दोनों निर्माता या संस्थापक बोले जाते हैं किसके? स्वराज पार्टी के। 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें केवल एक ही बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। ये टॉपिक, मतलब ये जो पॉइंट है, हमने उस वीडियो में भी पढ़ा था जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक कंप्लीट पढ़ा था। तो 1924 के बेलगांव कर्नाटक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ एक ही बार इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद फिर अध्यक्षता कभी नहीं की। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु होते थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया था पिछली वीडियो में। महात्मा गांधी लियो टोल्स्टॉय के विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। देखो दोस्तों, ये दोनों बात अलग अलग हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर ये पूछ ले कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित थे, तो लियो टोल्स्टॉय थे वो व्यक्ति जिनके विचारों से महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। महात्मा गांधी का दूसरा जो बड़ा आंदोलन होता था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे बड़ा इसलिए बोला जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा आंदोलन दूसरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था भारत के लोगों ने, यहाँ तक कि नारियों ने भी भाग लिया था। क्योंकि ये जो आंदोलन था ये नमक के प्रति आंदोलन हुआ करता था, नमक कानून को तोड़ने के प्रति ये आंदोलन हुआ करता था, इसलिए भारत की स्त्रियों ने भी इसमें आंदोलन लिया था बढ़ चढ़कर। तो इसको दोस्तों नमक तोड़ो कानून आंदोलन भी बोल सकते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हो, इसको इन दोनों में से कुछ भी पुकार सकते हो। तो महात्मा गांधी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 अक्टूबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि पूर्ण स्वराज्य की, कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम सभी भारतीय लोग। तो पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था दोस्तों। HSSC के कलरक में ये क्वेश्चन आया था कि भारत ने पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कब बनाया था? तो भारत ने पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया था। और इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की जो घोषणा हुई थी वो 31 अक्टूबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ये कहा था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम सभी भारतीय क्या है स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। तो आगे जो 26 जनवरी 1930 आया था उसमें पहली बार तिरंगा लहराया और स्वतंत्रता दिवस बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर।
12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा शुरू की, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बोलते हैं। तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ, दांडी मार्च की यात्रा शुरू हुई। इन्होंने पैदल की थी। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक, यहाँ पे दोस्तों नमक आएगा, नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दांडी यात्रा में एक अमेरिकी यात्री भी होता था, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या नाम था उसका? वेब मिलर। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दांडी मार्च यात्रा थी जो, उस दांडी यात्रा में एक अमेरिकी यात्री हुआ करता था, उसका नाम क्या होता था? तो वेब मिलर हुआ करता था उसका नाम। जो आपकी दांडी यात्रा है जो गांधी जी ने शुरू की थी, वो 78 व्यक्तियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कुल 240 मील हुआ करती थी। प्रतिदिन 10 मील चला करते थे और कुल 24 दिनों में जाकर ये यात्रा पूरी हुई थी। तो प्रतिदिन 10 मील चलने पर 24 दिन में जाकर ये यात्रा पूरी हुई थी। तो 24 गुना 10 240 मील यात्रा हुआ करती थी ये याद रखना दोस्तों। इसे नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था, महात्मा गांधी का साथ दिया था उन्होंने। दोस्तों होता क्या है, आगे जाकर 3 गोलमेज सम्मेलन भी आए थे जो आपने वो याद रखने हैं। अगर आपसे पहला राउंड टेबल काउंसिल पूछ ले, मतलब पहला गोलमेज सम्मेलन पूछ ले, तो 1930 में हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ ले तो लंदन होगा, जो कि असफल रहा क्योंकि महात्मा गांधी जी वहाँ पहुँचे नहीं, महात्मा गांधी जी वहाँ गए ही नहीं उस सम्मेलन में। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी और इसकी जो घोषणा है वो 23 मार्च को की गई थी। 23 मार्च को घोषणा की गई कि भाई भगत सिंह को आने वाले दिन में जो है फांसी दी जाएगी। तो उससे अगले दिन 24 मार्च 1931 में भगत सिंह जी को फांसी दी थी। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वनडे एग्जाम में एग्जामिनर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी गए थे और इस सम्मेलन में धोती डालकर चले गए थे। ये दाल नहीं है, ये डाल आएगा। धोती डालकर चले गए थे और इनको धोती डालकर देखते ही एक अंग्रेजी होते हैं ब्रिस्टल चर्चिल, उन ब्रिस्टल चर्चिल का कहना ये था कि गांधी जी को उन्होंने अर्धनंगा फ़कीर और देशद्रोही फ़कीर बोल दिया था, जिससे जिनकी ये बात सुनकर वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर आ गए थे। इसलिए दोस्तों जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता था उसमें महात्मा गांधी गए तो ज़रूर थे, लेकिन बीच में ही छोड़कर आ गए थे। डायरेक्ट आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि किस अंग्रेज ने गांधी जी को अर्धनंगा फ़कीर और देशद्रोही फ़कीर कहा था? तो ब्रिस्टल चर्चिल नामक व्यक्ति हुआ करते थे, अंग्रेजी व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फ़कीर और देशद्रोही फ़कीर कहा था। उसके बाद दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन आता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए, तो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। 1932 में पूना पैक्ट आता है। पूना की यरवदा जेल में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे, मतलब वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, मतलब वो भूखे रहे। पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी ने एक समझौता किया था कि भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि भाई हमें आरक्षण चाहिए, और महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है भाई हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे, लेकिन आरक्षण जो है वो आज़ादी के बाद मिलेगा तुम्हें, उससे पहले नहीं। उससे पहले आज़ादी कि हमें जो भी काम करना है आज़ादी के लिए काम करना है, जो तुम्हें आरक्षण चाहिए तो आज़ादी के बाद आरक्षण मिल जाएगा। तो इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है और महात्मा गांधी जी है, उन दोनों में सलाह हो जाती है, दोनों सहमत हो जाते हैं एक दूसरे की बात से, और फिर ये आमरण अनशन जो है वो महात्मा गांधी जी तोड़ देते हैं। आमरण अनशन इसी चीज़ को लेके होता है। इसलिए अगर भीमराव अंबेडकर जी महात्मा गांधी से बात ना करने जाते तो शायद ये इस भूख के कारण ही क्या पता मर जाते, लेकिन महात्मा गांधी जी बच जाते हैं। किसकी वजह से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, क्योंकि ये जाकर अपनी मांग रखते हैं आरक्षण की, और ये आरक्षण देने के लिए तैयार हो जाते हैं गांधी जी, और लेकिन बोलते कब है देने के लिए? आज़ादी के बाद, और वह मान भी जाते हैं। तो दोस्तों पूना पैक्ट के दौरान
गांधी ने जो है दलितों के लिए एक स्पेशल शब्द का यूज़ किया था, हरिजन। ये पूछ भी लेते हैं आपसे कि भाई हरिजन जो शब्द है वो दलितों के लिए किसने पेश किया था, गांधी जी ने, और किस पैक्ट में किया था, पूना पैक्ट में। 8 अगस्त 1942 को उनका आंदोलन शुरू होता है, किसका, महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी का आंदोलन, इसका नाम क्या रखा गया, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दोस्तों जब हम 1942 या 1940 का इतिहास पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल से ये सारे टॉपिक बताएंगे कि भाई जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोला था। क्योंकि हल्का सा बता देता हूँ आपको कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा या तीसरा था, तीसरे विश्व युद्ध में जब भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए बोला तो महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया, भाई भारत की ओर से कोई भी शामिल नहीं होगा। पहले ही विश्व युद्ध में जब मैंने शामिल करवाया था तब तो तुमने हमारे भारतीयों को मतलब मरवा दिया था, मतलब पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीयों की बहुत ज़्यादा की जान गई थी, लेकिन अब हम भारतीय में से एक भी व्यक्ति नहीं भेजेंगे विश्व युद्ध के लिए। तो अंग्रेज़ों ने बहुत सा लालच दिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि भाई अगर इंडिया जो है, इंडिया के व्यक्ति अगर भाग लेंगे किसमें, विश्व युद्ध में, तो ही विश्व युद्ध जीत पाएंगे, वरना विश्व युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी मनाने की, और उनको ऐसे लालच दिए महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी ने हर बात उनकी खारिज करी, और उन्होंने इनको ये बोला कि भाई अगर तुम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करते हो तो हम आपको सारी चीज़ें दें, आपको अलग से संविधान लिखने की परमिशन दे देंगे, और भी बतेरी चीज़ें बोली थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने वो सारी चीज़ें खारिज कर दी, और खारिज करके उन्हें क्या बोला कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, अब तो ये वो चेक है जिसकी समय अवधि निकल चुकी है। तो दोस्तों इसीलिए बोला था उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। जब इनका आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक से शुरू होता है, ये भी याद रखना दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी समेत सभी जेल में बंद कर दिए गए थे, तथा महात्मा गांधी को आगा खां के पैलेस में बंदी बना दिया गया था, जो कि पूना में स्थित था। लेकिन जितने भी हमारे राजनेता हुआ करते थे उन सभी को पकड़ लिया था, जेल में बंदी बना लिया गया था, जो भी इस आंदोलन में शामिल होते थे। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी का पहले प्लान था कि भाई अगर हम सभी के सभी जेल में जाते हैं तो हमारे जेल में जाने के बाद जिन भी व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई थी इस आंदोलन को पूरा करने की, उन व्यक्तियों ने बड़ी ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से आज हमारा भारत जो है वो आज़ाद है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ जयप्रकाश नारायण ने दिया था, राम मनोहर लोटिया ने दिया था, उषा मेहता ने दिया था, और अरुणा आसफ अली। ये 4 व्यक्ति बड़े फेमस हुआ करते थे जिन्होंने महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत साथ दिया था। 1940 में महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन बनते हैं, आचार्य विनोबा भावे। तो प्रथम या फिर पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे, तो याद रखना आचार्य विनोबा भावे बने थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह आपसे पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी किसको, महात्मा गांधी जी को। 1919 में महात्मा गांधी ने 2 समाचार पत्र लिखे थे जिनका नाम था नवजीवन और यंग इंडिया, ये भी पूछ ली जाते हैं। 1933 में महात्मा गांधी का समाचार पत्र आया था हरिजन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिजन समाचार पत्र कौन लेकर आया, तो महात्मा गांधी जी। कब, 1933 में। एक समाचार पत्र आया था जिसका नाम था सच्चाई के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी किसका समाचार पत्र हुआ करता था, महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और साबरमती आश्रम से ही फिर जो दांडी यात्रा है वो शुरू की थी। ये वही साबरमती आश्रम है दोस्तों। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। क्योंकि दोस्तों जैसे ही 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है तो ये जो नथुराम गोडसे हैं ये क्या सोचते हैं कि अब हमें गांधी जी की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना इन्हें मार दिया जाए। और इन्होंने
नथुराम गोडसे जी ने गांधी जी को गोली मार दी थी। दोस्तों नथुराम गोडसे जी का कहना ये है कि महात्मा गांधी को तो मैं पहले ही मार देता, लेकिन अगर मैं इसको पहले मार देता तो भारत को भारत को आज़ाद कौन करवाता, क्योंकि देश को आज़ाद करवाने के लिए महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसे ही देश आज़ाद हो जाता है तो नथुराम गोडसे जी जो है गांधी जी को मार देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अब इनका कोई काम नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नथुराम गोडसे जी को महात्मा गांधी को मारने के जुर्म में उनको जेल में फांसी दे दी जाती है और वो अम्बाला के जेल में दी जाती है, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल अगर पूछ ले तो राजघाट में है। तो दोस्तों ये थे हमारे महात्मा गांधी से संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक। जितने भी इवेंट या जितने भी फैक्ट बनते थे महात्मा गांधी से, हमने सभी के सभी इस वीडियो में पढ़े। दोस्तों इन टॉपिक में से, इन फैक्ट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी वनडे एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे, उसको अच्छे से ठीक करके आओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, जिससे कि आपको आगे जाके बहुत सक्सेस मिलेगी इस वीडियो से। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए कि आप इस वीडियो की PDF फाइल में से दोबारा रीडिंग करना चाहते हो किसी भी वनडे एग्ज़ाम को करने से पहले, तो आप इस PDF फाइल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका नाम लर्निंग एक्सीलेंस रहेगा, और आपको वहाँ वो सभी की सभी PDF फाइल मिल जाएगी जितनी भी हमारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पर। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।